प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हम बिहारी की बहुज्ञता के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि बिहारी को ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। आज हम देखेंगे कि बिहारी को अन्य शास्त्रों संबंधी जो ज्ञान उन्होंने अपने काव्य में डाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष के अलावा बिहारी ने शास्त्रों संबंधी कौन सा ज्ञान किस रूप में अपने काव्य में डाला है। बिहारी की ये बहुज्ञता, इस संबंध में बिहारी की काव्यगत विशेषताओं में और कई बार अलग से भी प्रश्न आता है कि बिहारी की बहुज्ञता पर निबंध लिखिए, या इस तरह का प्रश्न जो है उनके बहु विषयों पर जो ज्ञान है उस पर पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी का अन्य शास्त्रों संबंधी जो ज्ञान है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि बिहारी को आयुर्वेद शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। इसका कारण बिहारी के दोहों में स्थान स्थान पर आयुर्वेद संबंधी संकेत मिलते हैं। जैसे एक दोहे में बिहारी ने जरी विषम जुर जाइए आप सुदर्शन दे कहकर विषम ज्वर के समय सुदर्शन चूर्ण देने का संकेत किया है। दूसरे दोहे में उन्होंने बहु धनु लय एहसान कै पारों देत सराई कहकर नपुंसकता को दूर करने के लिए पारे की सेवन की चर्चा की है। कहीं पीनस वारे ज्यों तजो सोरा जानी कपूर कहकर पीनस रोग की ओर संकेत किया है। और इसके अलावा मैं लखी नारी ज्ञान कहकर नाड़ी ज्ञान की परीक्षा की चर्चा की है। और ऐसे ही वाको जरू बलि वैद ज्यों तो रस जाई जुजाई कहकर तीखे ज्वर में रस देने का संकेत किया है। इस तरह बिहारी ने विभिन्न स्थलों पर अपने आयुर्वेद ज्ञान को भी प्रकट किया है और उसका अच्छा परिचय दिया है। दूसरा विषय हम लें तो बिहारी को राजनीति शास्त्र का भी पर्याप्त ज्ञान था। इनके दोहों में राजनीति से संबंधित कितनी ही गूढ़ बातें दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे एक दोहे में बिहारी ने युद्ध विद्या का कौशल प्रदर्शित करते हुए हरावल का उल्लेख किया है। हरावल सेना का वो भाग होता है जो मुख्य सेना की सुरक्षा के लिए आगे आगे भेजा जाता है और जिसकी आड़ लेकर मुख्य सेना शत्रु पर प्रहार करती है। बिहारी ने हलू की फौज हरोल ज्यों परे गोल पर भीर कहकर इसी सेना के अग्रभाग या हरोल का वर्णन किया है। ऐसे ही राजधर्म प्रकरण में प्राय राजा के 7 अंग बताए गए हैं जो स्वामी, मंत्री, कोष, मित्र, राष्ट्र, दुर्ग और बल कहलाते हैं। बिहारी ने नायिका के विभिन्न अंगों की चर्चा करते हुए इस तरह का संकेत किया है कि नायिका जो है वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से यौवन रूपी नृपति को प्रवीण बना लेती है। इस तरह अगर हम अन्य विषयों को देखें तो बिहारी को गणित शास्त्र का भी ज्ञान था। गणित में उन्होंने शून्य या बिंदी का बड़ा महत्व बताया है। वो कहते हैं कि गणित में शून्य 10 गुना प्रभाव रखता है, किंतु बिहारी ने बिंदी को आधार बनाकर लिखा है कि सभी लोग कहते हैं बिंदी देने से अंक का मूल्य 10 गुना हो जाता है, परंतु नारी के ललाट पर बिंदी देने से कांति अगुणित बढ़ जाती है। कहत सबे बैंदी दिए आंक 10 गुनो होत तिय ललार बैंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। इस तरह अपने गणित संबंधी ज्ञान का उन्होंने परिचय दिया है। जिस तरह किसी अंक के सामने टेढ़ी लकारी खींच देने से उसका दाम रुपया हो जाता है, यानी कोई भी अंक है उसके सामने टेढ़ी लाइन जब हम खींचते हैं तो उसका दाम रुपया हो जाता है। भाव यह है कि यदि अंक 8 के सामने बकारी लगा दी जाए तो वह 8 रुपया हो जाता है। इसी बात को लेकर बिहारी ने अपनी अनोखी कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। बिहारी ने अपने दोहों में यहाँ वहाँ पुराण इतिहास के ज्ञान का भी परिचय दिया है। इसी कारण कभी बिहारी सिंह लो सोद तितीय तनहि कहकर सीता की अग्नि परीक्षा संबंधी घटना की ओर संकेत करते हैं।
कभी बलि वामन की ब्योंत सुनकर वामन द्वारा राजा बलि के छलने का संकेत करते हैं। कभी शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद कहकर शिव द्वारा काम दहन संबंधी घटना का वर्णन करते हैं। कभी आली बाढ़त विरह ज्यों पांचाली को चीर, द्रौपदी की चीर का वर्णन किया है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी शास्त्रीय घटनाओं का वर्णन किया है। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों का उनके काव्य में बहुतायत से वर्णन मिलता है और इससे ये सिद्ध होता है कि बिहारी को पुराण और इतिहास का भी अच्छा ज्ञान था। इसी प्रकार बिहारी ने बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान कहकर तथा कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए आदि अपने दोहों में नीति शास्त्र संबंधी ज्ञान का परिचय दिया है। हों समझो निर्धार यह जग कांचों का सो कहकर संसार का मिथ्यात्व प्रतिपादित किया है और एक रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहाँ ऐसा कहकर ईश्वर की सर्वव्यापकता को उन्होंने सिद्ध किया है। उन्हें दर्शन शास्त्र का ज्ञान था तथा कोटि जतन को करे परय न प्रकृति ही बीच अथवा बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए आदि कहकर मनोविज्ञान संबंधी ज्ञान के अच्छे संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, श्रृंगार संबंधी वर्णनों में विभिन्न क्रीड़ाओं आदि का वर्णन करके उन्होंने अपना ज्ञान प्रकट किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बिहारी केवल काव्यशास्त्र के ही मर्मज्ञ नहीं थे, अपितु वे ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, राजनीति, गणित, मनोविज्ञान आदि विविध शास्त्रों के ज्ञाता थे और इसी कारण उनकी सस्सई श्रृंगार रस के साथ साथ अनेकानेक स्वादों से भरी हुई थी। इतना ही नहीं, बिहारी को मानव जीवन संबंधी गहन अनुभूति थी। यानी वे सिर्फ राज दरबार के ही कवि नहीं थे, उन्होंने समाज में रहकर मानव जीवन को अत्यंत निकट से देखा था और उसका अध्ययन किया। मानव संसार के मायाजाल में फंसकर किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है, उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परिवार में कैसी कैसी समस्याओं से वो जूझता है और जैसे जैसे वह संसार से निकलने की कोशिश करता है कैसे वह फंसता चला जाता है, उसका स्वभाव कैसे बन जाता है। समाज के अच्छे मानवों का इतना सम्मान नहीं मिलता जितना बुरों को दिया जाता है। ऐसी ऐसी बातों का निरूपण करके बिहारी ने अपने दोहों में मानव जीवन संबंधी गहन अनुभूतियों का चित्रण किया। जैसे अधिकांशतः देखा जाता है कि मानव जीवन अनेक जटिलताओं से भरा हुआ है। कभी वह पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और दूसरों के संताए जाने से संतप्त रहता है, तो जीवन की कठिनाइयों का कहीं कोई अंत नहीं है। को छूट्यो यह जाल पर कत कुरंग कुललात अकुलात ज्यों ज्यों सुरभि भग्यो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। समाज में अनेक प्रकृति के लोग होते हैं। जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं वो सदैव दूसरों को सताते हैं और पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐसे ही उनको डरा धमका कर और उनसे पैसे वसूल करते हैं या उनका शोषण करते हैं। ऐसे में समाज उनसे भयभीत होकर उनका सम्मान करता है और उनकी हर बात को स्वीकार कर लेता है। ऐसे मनुष्यों को समाज में सम्मान नहीं मिल पाता जो बिल्कुल सीधे होते हैं। तो इस बात को उन्होंने बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जपदान ऐसा कहकर उन्होंने अपने इस ज्ञान का परिचय दिया है। और बिहारी ने ये भी बताया है कि समाज में कुछ मानव ऐसी नीच प्रकृति होते हैं कि उन्हें समझाने और सुधारने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाता। उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। वे अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं करते। उनकी नीच प्रकृति वैसी की वैसी बनी रहती है, भले ही उन्हें कितनी भी सजा दी जाए। जब तक उन्हें उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, वे अपनी प्रकृति को छोड़ते नहीं हैं। कोटि जतन को करे परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े तगु नीच को नीच।
इस तरह अधिकांश संसार में ये देखा जाता है कि जिसके पास अधिक धन होता है वह धन के नशे में चूर होता है, पागल सा हो जाता है और धन के घमंड में मतवाला होकर लोगों से ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसने कोई नशीली पदार्थ का सेवन कर लिया हो। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए जग वह पाए बोराए। यहाँ नशा होने का मतलब साक्षात झूमने से नहीं है, बल्कि यहाँ पे नशे से मतलब है कि जब धन का नशा व्यक्ति को चढ़ता है तो वह अपने सामने खड़े व्यक्ति की इज्जत नहीं करता और उसे अपने सामने कुछ नहीं समझता। जैसे नशे में चूर व्यक्ति को अपने व्यवहार का कोई आभास नहीं होता, उसी प्रकार धन या अन्य मद में चूर व्यक्ति को अपने व्यवहार का आभास नहीं होता और वह भले व्यक्ति के भले और बुरे व्यक्तियों के समान, भले और बुरे दोनों तरह के व्यक्तियों का वह एक ही तरह से व्यवहार करता है उनके साथ। तो ये कदापि उपयुक्त नहीं होता। ऐसे में धन की मादकता जो है वो बहुत भयानक होती है। कवि ने इसी बारे में कहा है कि वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए। तो जो छिछले लोग होते हैं, धन की उपलब्धि पर उन्हें अहंकार आ जाता है और वो अपने सामने सबको तुच्छ समझने लगते हैं। ये लोक व्यवहार है और बिहारी ने इसी लोक व्यवहार का अध्ययन बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया था। कुछ और भी विषय हैं जिनके ऊपर हम आगे अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में बिहारी ने अपने पदों में चर्चा की है और जो दोहे बिहारी की भोग्यता को प्रकट करते हैं। तो उसका विवरण हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।